हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों को शेयर मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में, शेयर स्पेसिफिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। तो आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है नाजरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो 2021 में इसका आईपीओ आई थी। तो जब आईपीओ आया था तो तब बहुत बड़ी और ज़ोर शोर से आई थी। मीडिया में भी बहुत कवरेज हुई थी इसके बारे में कि ये बोला जा रहा था कि राकेश झुनझुनवाला से ही बैक कंपनी है या फिर उसका बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, ये है वो है, इतना सारा फ्यूचर है गेमिंग इंडस्ट्री का, ऐसे बोला गया था। लेकिन अब जो है ये शेयर न्यूज़ से हट चुका है, मतलब गायब हो चुका है। कोई भी इस शेयर के बारे में बात नहीं करना चाहता है अभी। तो बोलता है ना, जब ऊपर जाता है तो सब लोग बात करते हैं, जब नीचे जाता है तो कोई बात करना नहीं चाहता। तो ठीक सेम प्रोसेस इसी के साथ भी हो रहा है। तो चलिए, कोई नहीं बात कर रहा तो हम ही एक बार कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं और देखते हैं क्यों गिर रहा है कंपनी और क्या कोई ऐसी सपोर्ट है, कोई बूस्ट है फाइनेंशियली कि कंपनी आगे जाकर थोड़ा सा मदद मिल सके फाइनेंशियली। तो चलिए, तो ये है इसका लेटेस्ट प्रेजेंटेशन जो दिसंबर क्वार्टर का है। फरवरी महीने में उन लोगों ने रिलीज की थी। यहाँ पे दिख लिया आप लोग, नाजरा टेक्नोलॉजीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q3 FY23 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस दिखिए INR मिलियन में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 9 मंथ FY22 में दिखिए और 9 मंथ FY23 में दिखिए 80% का ग्रोथ। अगर 20% इसके साथ ऐड कर दूँ हम लोग तो कितना होगा? 100%। तो मतलब डबल डिजिट ग्रोथ, वो वो भी एक साल के अंदर, है ना। तो मतलब एक कंपनी में अगर एक साल में ही उन लोगों ने अगर परफॉर्मेंस, अगर डबल रेवेन्यू ग्रोथ अगर 100% करता है तो मतलब अगर डबल डिजिट ग्रोथ होता है रेवेन्यू में, तो मान सकते हो मतलब किस तरीके से कंपनी है, किस तरीके से कंपनी अपनी मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब एक साल में डबल होना कोई इतना आसान काम नहीं है कोई भी शेयर के लिए। कोई भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इंडस्ट्री में आए और एक ही साल में उसका रेवेन्यू डबल हो जाए। 80% मीन्स नॉट डबल बट 20% लेस ना, डबल तो है ही ना, थोड़ा सा ही तो कम है ना। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 80%, ये कोई मामूली बात नहीं है। 80% का रेवेन्यू ग्रोथ ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी शेयर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और इबिटा देखिए आयन इन 820 मिलियन। पैट ग्रोथ देखिए आप लोग 22% का पैट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है वो 22% का है 9 मंथ FY22 और 9 मंथ FY23। तो अगर ये जो क्वार्टर आने वाला है, इस क्वार्टर में भी अगर कंपनी बहुत अच्छा करता है तो शायद डबल डिजिट ग्रोथ ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं शेयर आप लोगों के सामने लेकर आई। तो इसका मेन पर्पस यही है, ये जो दिख रहा है, ये जो 80% तो दिख रहा है मुझे, मैं इसीलिए सर आप लोगों को लेकर आए कि आप लोगों को जानना चाहिए कि शेयर किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये सब आप लोगों को स्क्रीन ऑफ में नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जितना हो सके इतना रिसर्च कीजिए, और जितना रिसर्च करोगे आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे। और सिर्फ ऊपर ऊपर देख के नहीं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 80%। ये कोई मामूली बात नहीं है 80% रेवेन्यू ग्रोथ। तो है ना, इसने ये सब बता दिया है नीतीश मित्तर सेन ने, जो इसका CEO है, कि हम लोगों ने 80% वाई ग्रोथ किया है। ये सब तो सब लोग बोलता ही है, लेकिन इन लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए आप लोग प्रमोटर के ऊपर कभी भी, बातों के ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों का काम ही ऐसे है बड़ा सड़ा कर बोलना। हर कंपनी के प्रमोटर ऐसे ही बोलता है, हमारी कंपनी अच्छा है, ये है वो है, लेकिन बाद में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सब में आप लोग भरोसा मत कीजिए, आप लोग जो दिख रहा है रियल में उस पर भरोसा कीजिए। तो अभी आप लोग देखिए स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू में देखिए आप लोग इनका जो बिजनेस है वो देखिए आप लोग। ES स्पोर्ट जो मेन बिजनेस है उनका, वो है नोडविन गेमिंग, स्पोर्ट्स किडा और पब्लिश एमी। और गेम फ्लाइट अर्ली लर्निंग में देखिए कीडोपीडिया। पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ES स्पोर्ट क्या है। तो ई स्पोर्ट कोई और नहीं, जो हम लोग जो यूट्यूब में जो देखते हैं, पबजी का कोई इवेंट लगाया या फिर COC का कोई इवेंट लगाया, वो जो इवेंट जो लगाते हैं उसका काम करते हैं ये ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का मीनिंग यही है,
मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए होता है, ये एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग मोड है, इसका मतलब यही है। और गेम फाइल अर्ली लर्निंग में है, जो बच्चों के लिए है, उसका मेन पर्पस यही है कि बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, वो भी एक गेम के जरिए। और एडटेक में आप लोगों को टेक्नोलॉजी बेसिस जो एड बेसिस भी है। और फ्रीमियम में जो आप लोगों को जो रियल मनी गेमिंग है, और सॉरी रियल मनी नहीं, ये जो मतलब जो कंपनी खुद से बना रहे हैं, मतलब खुद से जो गेमिंग डेवलप करे उसको बोलते हैं प्रीमियम। और स्किल बेस आरएमजी में आप लोगों को वो आता है जो 3 पत्ती 6 पत्ती ये सब इसके इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग रेवेन्यू सेगमेंट 9 मंथ FY23 में देखिए आप लोग 49% उन लोगों का टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन में आया है। और बाकी देखिए गेम फाइल ई लर्निंग में 24%, एडटेक में 40%, रियल मनी गेमिंग में 5%, प्रीमियम में 2% और यहाँ पे 5% आया है। और इविटा सेगमेंट और रेवेन्यू बाय जियोग्राफी भी आप लोग देख सकते हो। इंडिया में 43% के उन लोगों का रेवेन्यू है, नॉर्थ अमेरिका में 39%, मिडिल ईस्ट में 16%। तो एक अच्छी खासी रेवेन्यू तो है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में 39% रेवेन्यू है। इससे एक थोड़ा खतरा ये है कि यूएस का हालत अभी बहुत ख़राब है ना। तो नॉर्थ अमेरिका का नाम जब भी आता है तो माइंड में तो यही आता है, जैसे कि यूरोप और यूएस का नाम आता है तो माइंड में सबका यही नाम आता है कि इन लोगों का हालत अभी बहुत ख़राब है। तो अगर कंट्री का हालत ख़राब है तो रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट तो आएगा ही डेफिनेटली, नो डाउट, इसका कोई दोहराई है ही नहीं। तो यहाँ पे शायद आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है अपने फील्ड में, और किस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहा है कंपनी। तो ये देखिए आप लोग नॉर्डविन में देखिए, नॉर्डविन गेमिंग का देखिए, ये बेसिकली ES स्पोर्ट में है। यहाँ पे देखिए एक्विजिशन बाय नाजरा FY18 में, और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट बाय क्राफ्टन। ये क्राफ्टन कौन है? ये क्राफ्टन वही कंपनी है जो पबजी बनाते हैं। ये क्राफ्टन वाला कंपनी ही पबजी विकसित करते हैं, जिसका भी लेटेस्ट इंडियन वर्जन निकल के है, ये BGM है ना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पबजी का कितना पॉपुलर है इंडिया में, बच्चे लोग कितना खेलते हैं पबजी। तो इससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा तो होगा ही। तो इन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो है मतलब ES स्पोर्ट। ई स्पोर्ट इन लोगों का मेन बिजनेस है। ये सब कीटोपेडिया है या फिर ये सब, तो ये सब सब्सिडरी बिजनेस है, ये सब भी चलता रहता है। लेकिन इन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो है उन लोगों का रियल मनी, सॉरी, जो कम्पिटिटिव गेम जो होता है, जो जो मतलब एक ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आ जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो यूट्यूब में भी लाइव करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं यहाँ से। तो अभी चलते हैं एक बार उन लोग का फाइनेंशियल की तरफ, तो देखते हैं फाइनेंशियल किससे है। तो फाइनेंशियल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो 3 कॉम्पिटिटर है। एक है डेल्टा कॉर्प और एक है ऑन मोबाइल। ऑन मोबाइल एक बहुत ही डेवलपिंग फेज में है, उन लोगों का अभी तक तो कोई गेम भी इसी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है जो बहुत पॉपुलर हो। और साथ में उन लोगों का अभी पबजी या फिर BGMI या फिर मोबाइल लीजेंड ऐसे फील्ड में कोई भी उन लोगों का ES स्पोर्ट का कोई भी इवेंट नहीं है अभी तक। मतलब इस फील्ड में उन लोग अभी भी अंतर किया ही नहीं। तो दूसरी बात आ जाता है तो इसका नाम आता है डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प क्या होता है? डेल्टा कॉर्प बेसिकली जो उन लोगों का जो बिजनेस है वो है रियल मनी बिजनेस। मतलब हम जो गेम खेलते हैं जिससे हम लोग को रियल मनी मिलती है, या फिर आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो जो Dream11 है। ऐसा नहीं कि Dream11 डेल्टा कॉर्प का है, लेकिन मैं से आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ। Dream11 में रियल मनी गेम है, तो ठीक उसी तरह से कुछ और रियल मनी गेम है, या फिर 3 पत्ती हो या फिर कुछ ऐसे, तो वो सब होता है डेल्टा कॉर्प में। लेकिन नाजारा टेक्नोलॉजीज का जो गेम इंडस्ट्री है वो अलग है। उन लोगों का जो काम है वो है मेन कॉम्पिटिटिव गेमिंग में, जो ES स्पोर्ट, जो एक सबसे बड़ी फील्ड है और वो इलीगल भी नहीं है। कई बार न्यूज़ में आ सकती है कि रियल मनी गेम या फिर 3 पत्ती इस तरीके से गेम में कई बार सरकार बैन लगाने के लिए भी सोचता है। सरकार कई बार उन लोग यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए भी सोचता है। तो इसीलिए आप लोग को डेल्टा क्रॉप में ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कंपनी अच्छा है फिर भी आप लोग को इतना रैली इसीलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि सरकार की तरफ हर बार कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है। लेकिन ES स्पोर्ट में ऐसा न्यूज़ आप लोग को देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग इंडस्ट्री है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं। 3436 करोड़, इसका मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, और करेंट प्राइस 519 के आसपास है। और पी देखिए, यहाँ पे देखिए गड़बड़ यही पे हो गया कंपनी के पास, 82 का पी पे। मतलब
ओवर मतलब कुछ अनदर लेवल पे है पी मतलब कुछ अलग ही दुनिया में है, आप लोग इस तरीके से समझ लो। और डिविडेंड यील्ड देखिए 0%, इसका मतलब ग्रोथ फेस कंपनी है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया है, जीरो डिविडेंड मतलब ग्रोथ फेस कंपनी। आरओसी बहुत कम है 8% का। जैसे मुझे लगता है जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आरओसी भी इंक्रीज होगा कंपनी के। तो डेप देखिए 19.1 करोड़ का, सेल्स ग्रोथ देखिए 15.2%, 54.2%, मतलब हर दो साल में डबल हो रहा है सेल्स ग्रोथ, हर दो साल में डबल। तो मतलब समझ सकते हो कंपनी किस तरीके से एग्रेसिव है। तो पीईजी रेशियो देखिए माइनस में है, ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। और डेब्ट टू इक्विटी देखिए 0.02, मतलब मिक्सअप है अभी तक। मतलब डेब्ट टू इक्विटी तो अच्छा है, तो पीईजी रेशियो और पी के हिसाब से तो मिक्सअप है। तो 3 इयर्स का एवरेज आरओसी भी खराब है। तो यहाँ पे देखो करेंट रेशियो देखिए बहुत अच्छी है, 2.7 है, बहुत अच्छी है करेंट रेशियो। और ऐसे टर्नओवर तो कोई काम नहीं आता है ऐसी इंडस्ट्री में, क्योंकि इन लोगों का तो कोई ऐसा होता ही नहीं है। क्विक रेशियो देखिए 2 के ऊपर है, दोनों 2 के ऊपर है, मतलब बहुत अच्छी है। और इंटरेस्ट कवरेज देखिए 14.9 का है, बहुत अच्छी है ये भी। और सी एम पी अपन एफ सी एफ में एफ सी एफ भी दिखे, और इसके हिसाब से भी कंपनी वैल्यूएशन में ही ट्रेड कर है अभी भी। और फ्री कैश फ्लो देखिए 15.7 करोड़, ये फ्री कैश फ्लो अभी भी है कंपनी के पास। और आर ओ आई सी देखिए 6.59%, तो थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कंपनी अभी अपने वायरस पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 89 82 पी जस्टिफाइड नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, है ना। कोई भी कंपनी कहीं कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 82 का पी और पीजी रेशियो निगेटिव में है तो वो जस्टिफाइड नहीं होता है, जिसके कारण आप लोगों को शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है लगातार। तो अगर क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से देखें तो आप लोग इनक्रीज तो एक भी ऐसी क्वार्टर नहीं गई जहाँ पे इन लोगों का सेल्स डिक्रीज हुई थी। यहाँ पे देखिए सितंबर 21 में फिर थोड़ा सा घट गई थी, लेकिन इसके बाद देखिए 186, और देखिए दिसंबर में देखिए 315, मतलब 300 को क्रॉस कर लिया इन लोगों ने दिसंबर क्वार्टर में। और देखिए अब इन लोगों का ओपीएम मार्जिन में भी इंप्रूव हो रहा है लगातार, ऐसा नहीं है कि रातों रात इंप्रूव हो रहा है, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ये अच्छी साइन है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन साथ में अदर इनकम भी बढ़ रहा है कंपनी के लिए, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग नेट प्रॉफिट भी देखिए 2020 में माइनस भी थी, 2020 में निगेटिव में थी, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। और अभी देखिए पॉजिटिव में फिर से आ गया है। और पीएनएल में भी देखिए आप लोग किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। मार्च 2070 और 80 में थोड़ा खती थी, 2090 तक खती थी। इसके बाद देखिए कंपनी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो बोलते हैं ना, कंपनी का टाइम शुरू होना चाहिए, बस टाइम शुरू हुई उन लोगों की मार्च 2020 में। और इसका मैनेजमेंट भी शायद चेंज हुई थी मार्च 2020 में, क्योंकि मुझे तो इतना याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 2020 से वो लगातार आगे चल रही है, वो पीछे मुड़कर दिखाई नहीं है अभी तक। 248, 454, 622, और अभी दिखाई TTM में 977, बहुत अच्छी है सेल्स ग्रोथ भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखिए आप लोग, पहले तो 36% थी, और फिर से घटना शुरू हुई थी कोविड के टाइम में, माइनस थी, और इसके बाद थोड़ा के इंक्रीज होने लगी है। और अभी ओपीएम मार्जिन में थोड़ा कम है, इसीलिए क्योंकि अभी आप लोग, मैंने बोला है ना कि यूएस में अभी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ चुका है, और इन लोगों का बिजनेस यूएस में भी है, तो डेफिनेटली इम्पेक्ट तो होगा ही। इसका कोई चांस ही नहीं है कि कंपनी बच जाए इसके उसमें। तो टीटीएम के हिसाब से भी देखिए आप लोग अच्छा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर नेट प्रॉफिट में थोड़ा और भी इजाफा होता है तो आप लोगों को पी में थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिख सकता है। तो अगर कंपनी को ऊपर जाना है तो कंपनी को तो नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा, और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली उसका पी में थोड़ा बहुत आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, जो एक शेयर को शायद आगे चल के एक बूस्ट दे सकती है। तो देखिए अभी बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बोरोइंग में देखिए, रिजर्व में देखिए बहुत अच्छे रिजर्व है उन लोगों के पास। बोरोइंग में देखिए सितंबर में 19 करोड़ का उन लोगों ने एक लोन लिया है। देखते हैं एक बार लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम। ये देखिए शॉर्ट टाइम बोरोइंग, तो मतलब बहुत जल्दी चुकाने वाला है ये, विदिन 1 आवर ये लोग ये लोन पे कर देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बहुत जल्दी पे करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी कैश फ्लो में देखिए कंपनी निगेटिव कैश फ्लो तो है ही नहीं, इसका मतलब
कंपनी प्रॉफिट में ही है, रियली प्रॉफिट आ रही है। यहाँ पे मार्च 2022 में नेगेटिव में थी क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। तो इसके बाद देखिए कंपनी फिर से अपने आप को संभाला है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इससे तो पता चल रहा है कि अकाउंटिंग में तो फ्रॉड तो नहीं है अभी तक, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो पॉजिटिव में है अभी भी। तो अगर रेशियो की बात करें तो कैश कन्वर्जन साइकिल 50 डेज का है, तो अच्छा है, खराब नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत कम है शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर का सिर्फ 19.14% का हिस्सेदारी है। ये देखिए ओनली 19.14, और जिस बात का डर था वही हो रहा है। मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रोमोटर ऐसा नहीं होना, अगर 20% तो 20% ही होना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा 20% हो तो भी, लेकिन 20% के बाद 19.32, इसके बाद 19.20, 19.17, 19.14, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। प्रमोटर का अगर खुद के कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उन लोगों को ना एक स्टेबल में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक एक करके शेयर को सेलिंग करते जाए। तो यहाँ पे देखिए एफआई का ज़बरदस्त होल्डिंग है, 10% का होल्डिंग है, यहाँ पे थोड़ा खता है दिसंबर क्वार्टर में, फिर भी 10% के ऊपर है अभी भी। और DI का देखिए, DI भी लगातार अपने आप को इंक्रीज करता जा रहा है, ये देखिए 6.31%। और DI पे देखिए आप लोग आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो नहीं है इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्टेड। और पब्लिक में देखिए झुनझुनवाला राकेश राधेसा में, जो स्वर्गीय, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है हमारे देश को, जिसको हम सब लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम अपने गुरु मानते हैं, वो खुद इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसका जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला जी, उन्होंने हाल ही में जो शेयर है उनकी तरफ ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे देखिए 10.02 से 3% तक आ गई है। तो लगभग थोड़ा शेयर उन लोगों ने भी रिलीज़ कर दिया है। तो बाकी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो हम लोग को ये दिख रहा है कि प्रोमोटर थोड़ा अनस्टेबल है, और लेकिन बड़ी इन्वेस्टर का भी यहाँ पे इन्वेस्ट है। अगर वैल्यूएशन वाइज देख रहे हैं तो 20 शेयर बहुत महंगे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो उसी तरफ अगर हम लोग ROC और ROE देखें वो भी अच्छी नहीं है, थोड़ा खराब है। लेकिन डेप्थ की बात करें तो डेप्थ बहुत कम है, और साथ में अगर हम PNL की बात करें वो तो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ है, डबल डिजिट ही मान सकते हैं आप लोग। तो ओवरऑल तो कंपनी एक मिक्सअप कंपनी है अभी भी, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ROC इंक्रीज करें तो डेफिनेटली शेयर में थोड़ा बूस्ट तो मिलेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कंपनी शायद ROC को अगर वो लोग 2 डिजिट के ऊपर नहीं सकते, या फिर अगर 10 के ऊपर अगर ले सकता है तो थोड़ा सा कंपनी को उससे बूस्ट मिलेगा। और साथ में अगर पी थोड़ा सा अगर 50 तक भी अगर आ सकते हैं तो भी एक बूस्ट मिलेगा कंपनी के ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज ऐसी तो अभी तो कोई बेस है ही नहीं कंपनी के पास कि कंपनी ऊपर जाए। तो यहाँ पे देखिए शेयर अभी एक अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास खड़ा है, जिसको मेजर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए वीडियो बनाई क्योंकि अगर कंपनी ऊपर जाएगा तो इसी से जाएगा, यहीं पे सपोर्ट लेकर जाएगा। क्योंकि कंपनी ये बोलता है ना कि एक ऐसी बाउंड्री होता है जहाँ से नीचे गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक वैसे ही है इस कंपनी के क्षेत्र में भी। तो आप लोग देखिए यहाँ से वो लोग नीचे नहीं जा पा रहा है, ये जो 482 का लेवल है यहाँ तक तो आ जाता है, कंपनी आराम से आ जाती है, लेकिन फिर इसे यहीं पे होल करता है। तो आप लोग इस लेवल को वॉच कीजिए, शायद अगर मार्च के महीने में आई होप कि एक अच्छी रिजल्ट आए। मैं भी यही चाहता हूँ कि एक अच्छी रिजल्ट आए और शेयर होल्डर को बहुत जल्दी पैसा बनाने का मौका मिले इस कंपनी में। तो अगर एक अच्छी रिजल्ट आता है और साथ ही में EPS में अगर इजाफा होता है और नेट प्रॉफिट में अगर इजाफा होता है तो डेफिनेटली PE में डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली आप लोग को शेयर में थोड़ा सा बड़ी रिलीज देखने को मिल सकता है। तो कैसी लगी आप लोग को नाजरा टेक्नोलॉजीज की एनालिसिस? तो अगर आप लोग को कोई समझने में कोई तकलीफ आ रहे हैं या फिर आप लोग कोई बात समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट कीजिए। तो अगर कोई नई शेयर के ऊपर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट की ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो देख के अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुँचे। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।